Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of November 2023. तो गाइस आज है तारीख 18 नवंबर 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है माउंट एटना को, ये क्या है और कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। फिर उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के रेफरेंस में आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका मेन पर्पज़ है SC ST और साथ ही साथ जो वेमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इनमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का काम करना। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये पर्टिकुलर स्कीम है ये कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, रीफाइनेंस प्रोवाइड करवाती है सिडबी के थ्रू, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है या D दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी सारी जगह पर इसके बारे में सुन लिया होगा, अलग अलग वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे। यहाँ पर मैं आपको ये जो टॉपिक है ये प्रॉपर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझाने वाला हूँ। ये टॉपिक GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी एनर्जी टकराई थी। कब टकराई थी? पिछले साल। उसको लेकर आजकल ये जो रिपोर्ट्स है वो लगातार पब्लिश हुई हैं। जैसे आप यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स देख पाओगे, इंडिया वॉज हिट बाय अ मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी, इट केम फ्रॉम आउटसाइड सोलर सिस्टम। जो हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, पूरा सौर मंडल है, वो जो एनर्जी हमारी पृथ्वी से टकराई थी लास्ट ईयर, वो एनर्जी पूरे सौर मंडल के बाहर से आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बड़े डिस्टेंस को कवर करके आ रही है। ये आप देख पाओगे, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स और देखने को मिलेंगे कि एनॉर्मस कॉस्मिक एनर्जी बर्स्ट स्ट्रक अर्थ सो हार्ड इट स्क्रैम्बल्ड रेडियोज। क्या है पूरा मैटर, आओ एक एक करके सारी बातें समझेंगे। सवाल यह है, ये एनर्जी कब टकराई थी? दोस्तों ये बात है पिछले साल यानी साल 2022 में 9 अक्टूबर की। ठीक है, अब ये एनर्जी जब टकराई तो क्या हुआ, जो हमारे लाइटनिंग डिटेक्टर्स होते हैं उन्होंने यहाँ पर इस एनर्जी को डिटेक्ट किया। कई सारी जगह पर डिटेक्टर्स लगे होते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर बिजली कड़कती है तो उस लाइटनिंग को डिटेक्ट करने के लिए या ऐसी कई सारी और चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए इस प्रकार के डिटेक्टर्स लगे होते हैं। तो इंडिया में जो लाइटनिंग डिटेक्टर्स हैं इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैप्चर किया इस बर्स्ट ऑफ एनर्जी को कि भाई हाँ वो हमारी अर्थ के साथ में ऐसी एनर्जी टकराई है और वो एनर्जी हमारे पूरे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर से आई है। स्पेशली यहाँ पे कौन से एटमॉस्फेयर में टकराई वो, तो अर्थ का जो आयोनोस्फेयर है दोस्तों वहाँ पे टकराई। कहोगे आयोनोस्फेयर क्या है? अब ये बेसिक सी बात है, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते रहते होंगे, वैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जाओगे तो बहुत सारे आपको एटमॉस्फेयर्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। पृथ्वी के जस्ट ऊपर जाओगे तो 20 किलोमीटर की दूरी पर आपका ट्रोपोस्फेयर आ जाएगा, देन उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा, है ना, मीजोस्फेयर आ जाएगा, थर्मोस्फेयर आ जाएगा, ऊपर एग्जोस्फेयर आ जाएगा। सही है ना सीक्वेंस? तो इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर्स को डिवाइड किया गया है। और कहोगे यहाँ तो हम बात करें आयनोस्फेयर की, तो आयनोस्फेयर कहाँ है? तो दोस्तों जैसे आप ऊपर जाओगे, ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करोगे, स्ट्रेटोस्फेयर पर आओगे, तो स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर से यहाँ से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है दोस्तों थर्मोस्फेयर तक। और ये बाहर की साइड में हमारा ये आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर दोस्तों इस पर्टिकुलर रीजन में आपको ये नज़र आता है। और इसी आयनोस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हम लोगों ने देखा जब ये एनर्जी पृथ्वी से टकराई थी। सवाल यहाँ पर यह है कि जो एनर्जी टकराई थी क्या कुछ उसका पता चला कौन सी एनर्जी थी वो? तो दोस्तों वो था गामा
रे बर्स्ट, GRB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। गामा रे बर्स्ट जो है दोस्तों, ये वो एनर्जी थी, ठीक है। तो गामा रे के बर्स्टिंग की वजह से जो इंटेंस एनर्जी है, भारी भरकम एनर्जी, वो निकल कर आई और वो आकर हमारी पृथ्वी से टकराई। हमारे साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि लगभग 50 सेकंड तक ये जो एनर्जी है वो पृथ्वी की साइड पर आ रही थी। फिर 50 सेकंड बाद यहाँ पे वो एनर्जी ख़त्म हो गई, लेकिन उसका जो असर है वो आगे फर्दर 800 सेकंड्स तक हमको नज़र आया, क्योंकि ये जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इवन यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि ऐसे पहले भी कई बार ये जो गामा रे बर्स्ट है वो पृथ्वी से टकराई है, कई बार हो चुका है। जो लेटेस्ट थी, जो सबसे ज़्यादा भयंकर थी, उससे भी कहीं ना कहीं 10 से 20 गुना ज़्यादा भयंकर ये वाली थी, जो कि पिछले साल 2022 में एनर्जी टकराई। समझ गए। और अभी यहाँ पर ये सारी एनर्जी को डिटेक्ट करने का काम अलग अलग जगह से किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यहाँ पर एक टेलीस्कोप है जिसको हम इंटीग्रल स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। उस टेलीस्कोप ने भी यहाँ पर इन एनर्जी को नोटिस किया और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर की कि हाँ बिल्कुल GRB कहीं ना कहीं आज के समय पर रिकॉर्ड किया गया है। और जैसा मैं आपको बता रहा था बड़ी देर से, ये बड़ी दूर से आई है। बड़ी दूर से मतलब दोस्तों, कहने का मतलब है 2 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी से, 2 बिलियन लाइट ईयर्स। 1 लाइट ईयर भी यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया। ये 2 बिलियन लाइट ईयर की दूरी से, इतनी ज़्यादा दूरी पर ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो गामा रे बर्स्ट हुआ है, वो एनर्जी इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके भी यहाँ पे आ सकती है। हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी पृथ्वी के पास में ऐसी एनर्जी आ सकती है। ये जानकारी हमको कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इवेंट से मिल गई है। एट द लास्ट सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो ये GRB है, गामा रे बर्स्ट, ये होता क्या है। दोस्तों, गामा रे बर्स्ट अभी तक की सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन कहलाती है हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर। जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है उसमें अगर बहुत ज़्यादा कोई पावरफुल एक्सप्लोजन हो रहा है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य से भी ज़्यादा एक पावरफुल एक्सप्लोजन, वो हमारा गामा रे बर्स्ट के दौरान होता है। तो गामा रे बर्स्ट दोस्तों मतलब थोड़े समय के लिए इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है लाइट के फॉर्म में वो यहाँ पर रिलीज़ होती है। ये एनर्जी कुछ मिली सेकेंड से लेकर कुछ मिनटों तक रहती है, उसके बाद में समाप्त हो जाती है। ये जो गामा रे बर्स्ट है दोस्तों, ये कह सकते हो कि जैसा हमारा सुपरनोवा होता है या कुछ ऐसे सितारे होते हैं जो एक्सप्लोड हो रहे होते हैं। काफ़ी सारे ना बड़े साइज़ के सितारे होते हैं, उनका लास्ट स्टेज चल रहा होता है, वो ख़त्म होने वाले होते हैं। ख़त्म होते होते उनमें एक्सप्लोजन होता है, तो एक्सप्लोजन के दौरान बहुत सारी उसमें से भी एनर्जी निकलती है। तो उस एनर्जी से भी हज़ारों गुना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर दोस्तों इस गामा रे बर्स्ट में नज़र आती है। यानी कहने का मतलब है कुछ ही सेकंड्स के अंदर, यानी कुछ ही सेकंडों में जो गामा रे बर्स्ट है ये इतनी एनर्जी रिलीज़ कर सकता है जितना सूर्य अपने पूरे लाइफ टाइम में रिलीज़ कर सकता है। या कह सकते हो 9 बिलियन साल का जो पूरा लाइफ टाइम है उसमें जितना एनर्जी एक सूर्य रिलीज़ करेगा, उतनी एनर्जी केवल और केवल कुछ सेकंड में गामा रे बर्स्ट से हो सकती है। कहोगे इतनी ज़्यादा एनर्जी? हाँ बिल्कुल। क्या है इसका सोर्स? तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे गूगल पर तो वहाँ पे एक रिपोर्ट मिलेगी, किसकी मिलेगी? रेडबाउड यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो उसके प्रोफेसर है एंड्रयू लेवन, उन्होंने यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। अब बात करते हैं गामा रेज की। हैं क्या ये गामा रेज? दोस्तों गामा रेज यहाँ पर छोटी वेवलेंथ के साथ में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाली वेव कहलाती हैं, ठीक है। अब ये रेज ऐसे प्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं, ये रेज प्रोड्यूस होती हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर से, स्पेशली यूनिवर्स में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में। फॉर एग्जाम्पल जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कभी सितारा जो है पूरी तरह से ख़त्म हो रहा होता है, एक्सप्लोड हो रहा होता है। जब पूरा ख़त्म होता है ना, अपनी डाइंग स्टेज में होता है, तो इसमें एक बहुत खतरनाक एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं। या कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, कोई बहुत बड़ा सितारा एक्सप्लोड हो गया, तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है, इस तरीके से यहाँ पर गामा रे एनर्जी जो है वो निकल सकती है। या फिर जो हमारे ब्लैक होल्स होता है, आपको पता है ना ब्लैक होल्स में कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, कितना ज़्यादा मास उसके अंदर में प्रेजेंट होता है ना, जो कि अपने अंदर सारी चीज़ों को खींचता है अपनी एक हाई ग्रेविटी की वजह से भी। तो जो ब्लैक होल्स के आसपास का रीजन होता है दोस्तों, वहाँ से भी ये इस प्रकार की एनर्जी रिलीज़ हो सकती है। समझ गए? तो ये गामा रे बर्स्ट क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। और यही एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन है जिसकी वजह से कह सकते हो ये एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये कहाँ पर हुआ होगा, मतलब हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर में कितनी ज़्यादा दूरी पर, क्योंकि बात यह है कि एनर्जी 2 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी से आई है, तो पता नहीं कहाँ पर जाकर ये आप कह सकते हो एनर्जी एमिट हुई होगी और इतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके वो सीधा पृथ्वी से टकराई थी। इससे हमारे साइंटिस्ट को बस खाली ये बात पता चल सकती है कि हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा दूरी पर, मतलब एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी जगह जहाँ पर पहुँचना आज के समय तो इम्पॉसिबल है। वैसे इम्पॉसिबल वाली चीज़ होती कोई नहीं है, बट वो चीज़ें आज भी इम्पॉसिबल हैं, तो वहाँ से एनर्जी आकर पृथ्वी से टकरा सकती है। ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। समझ गए?
अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल है इसको लेकर कुछ फैक्चुअल डेटा है, गामा रे बर्स्ट के बारे में जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है वो सारा डेटा मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपको वो डेटा मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा नोट डाउन वगैरह जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। नोट्स के फॉर्म में सारा डेटा मिल जाता है। कई आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए है ना कि भाई क्या एलियंस आ गए, एलियंस वाली एनर्जी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, बट ये जो एक्सप्लोजन जो हुआ है जो कि हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स बताती हैं, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, उसके हिसाब से मैंने सारा डेटा आपके साथ में शेयर किया। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज का आप द हिंदू न्यूज़पेपर को ओपन करके कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स निकाल कर दिखाओ, तो बहुत ही कम आर्टिकल्स हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स दोस्तों इर्द गिर्द घूम रहे हैं, रिपीटेड है। जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी 2 बार ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं, आप मेंस आंसर राइटिंग लिख चुके हो, आज फिर आर्टिकल है। इजराइल हमास वॉर कितनी बार डिस्कशन हो चुका है, प्रॉपर नोट्स आपके पास में तैयार है, आप उसके ऊपर आंसर राइटिंग कर चुके हो, वो भी प्रेजेंट है। काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंटेंट ऑलरेडी आपके पास में है, उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं कुछ और सोर्सेज पर भी जाऊँ। तो आज वीडियो थोड़ा सा और इसलिए भी डिले हो गया क्यों मैं अलग अलग सोर्सेज पर गया, मुझे बहुत ही शानदार आर्टिकल्स मिले। आप भी यहाँ पर सुनोगे तो इनको पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा और दिखेगा भी हाँ ये कितने इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एक्सप्रेस का दोस्तों ये एक आर्टिकल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन की जिसका नाम है बेन गुरियन कैनाल। आपने स्वेज कैनाल का नाम तो सुना होगा। स्वेज कैनाल अक्सर चर्चा में आता रहता है। 2021 में काफ़ी चर्चा हुई थी जब ये पूरा कैनाल बंद हो गया था। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कंट्री आपको दिख रहा है ये है इजिप्ट। इजिप्ट का कुछ हिस्सा इधर है, कुछ हिस्सा इधर है। ऊपर कुछ कंट्रीज़ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये गाज़ा पट्टी आपको नज़र आ रही होगी। इजराइल के पीछे जॉर्डन, पीछे सऊदी अरेबिया है ना, ये सारी कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगी। ये आपको रेड सी दिख रहा होगा। रेड सी से ऊपर जाओगे तो ये आता है गल्फ ऑफ स्वेज। और ये जो रास्ता है ये रास्ता सीधा जाता है। कहोगे रास्ता बंद नहीं आगे, नहीं ये बंद नहीं है रास्ता, ये बिल्कुल सीधा निकलता है दोस्तों। इस तरीके से आप देख पाओगे नदी के जरिए एक छोटा सा नाले सा रास्ता है और सीधा निकलकर ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी में पहुंच जाता है। और मेडिटेरेनियन सी से ऊपर आप जाओगे तो आपका पूरा यूरोप आ जाएगा। उस यूरोप के साथ में आप जुड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सारी कंट्रीज़ अभी सऊदी अरेबिया है, कुछ और कंट्रीज़ लाइन से आपको मिलेंगी। तो इधर सपोज यहाँ पर इंडिया आ जाता है। भारत को भी अगर व्यापार करना होता है यूरोप के साथ में तो आज के समय पर जो हमारे जहाज़ हैं वो आते जाते कहाँ से हैं, वो इसी रास्ते से आते हैं, ठीक है। जहाज़ हमारा सीधा यहाँ पर घूम के आता है, नीचे पूरे एरिया को कवर करके आता है, रेड सी में पहुँचता है। रेड सी से गल्फ ऑफ स्वेज कैनाल से गल्फ ऑफ स्वेज से निकलकर ये स्वेज कैनाल में आता है और यहाँ से निकलकर सीधा यूरोप में जाता है। और हमें यहाँ पर जो भी सामान मंगाना होता है, जो इंपोर्ट वगैरह कर रहे होते हैं, वो भी इसी पर्टिकुलर रास्ते से आते हैं। ये रास्ता अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है जिससे दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, ठीक है। फिर भी मतलब मोस्टली व्यापार तो यहाँ से होता ही है। अब दोस्तों कैनाल क्या होता है, पहले बात ये बताओ। कैनाल दोस्तों एक हैंडमेड वाला रास्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बताऊं तो ये ना पूरा एक समय पर ज़मीन हुआ करती थी, पूरा जॉइंट हुआ करता था ये इजिप्ट। लोगों ने यहाँ पर इसको खोद कर एक रास्ता बनाया। इसकी खुदाई करने के बाद में एक पतला सा नाले की तरह रास्ता बना दिया। एक पतला सा नाला, इतना बड़ा रास्ता है कि एक जहाज़ निकल जाए और जहाज़ मुड़ने की कोशिश करे तो उसमें फंस जाए। इतना पतला सा रास्ता, लेकिन जहाज़ निकल सकता है, बड़ा सा बड़ा जहाज़। इतना पतला सा रास्ता है दोस्तों ये, ठीक है। लेकिन इससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है, हमारा फ्यूल बच जाता है, टाइम बच जाता है, कॉस्ट बच जाती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। लेकिन ये जो कैनाल है ये केवल इजिप्ट के कंट्रोल में है। इजिप्ट यहाँ पर इसको चलाता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सब यहाँ पर इजिप्ट लेता है। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। और अगर इसके बजाय अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम पूरा अफ्रीका को क्रॉस करके, केप टाउन को क्रॉस करके पूरा एरिया घूम के जाना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव, एक नया ऑल्टरनेटिव चर्चा में आ चुका है दोस्तों, और वो क्या है, वो है बेन गुरियन कैनाल। अब ये बेन गुरियन कैनाल क्या है, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। स्विस कैनाल को दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये गल्फ ऑफ स्विस से गुजरता है। लेकिन बेन गुरियन कैनाल के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा गल्फ ऑफ अकाबा में। गल्फ ऑफ अकाबा से सीधा ये रास्ता है इस तरीके से, और यहाँ पर भी पतला सा रास्ता काट कर बना दिया गया है और ये सीधा यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में जाता है, समझ गए। और ये जाकर ये भी यूरोप को जोड़ता है। तो इंडिया अगर चाहे तो ये वाला रास्ता भी यूज़ कर सकता है, ये वाला भी यूज़ कर सकता है। लेकिन ये बेन गुरियन कैनाल चर्चा में है क्यों? क्योंकि हमारे अभी देखो दोस्तों ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। प्लानिंग यहाँ पर यह है कि इस पूरे कैनाल को रेड सी के साथ में और मेडिटेरेनियन सी के साथ में जोड़ दिया जाए, इसको पूरी तरह से तैयार कर दिया जाए और स्विस कैनाल का एक ऑल्टरनेटिव सामने निकाल के, दुनिया के सामने निकाल कर रख दिया जाए। ये हमारा एक मेन टारगेट है, समझ गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्योंकि एक यूनिक चीज़ है, नई चीज़ है बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट।
तो हाल ही में दोस्तों यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ है इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया कि भाई यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करना चाहिए और स्वेज कैनाल के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर की गई। अब बेन गुरियन कैनाल का हिस्टोरिकल रूट क्या है, इसका इतिहास क्या, ज़रा ये जान लेते हैं। इतिहास अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये जो कैनाल है इसके बारे में चर्चाएं या इसके बारे में जो शुरुआत है वो 1960s में ही कर दी गई थी। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको 1960 में शुरू कर दिया गया, एक बहुत ही शानदार सा प्रोजेक्ट। और नाम आप देख पा रहे होंगे बेन गुरियन। बेन गुरियन नाम रखने का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा कैनाल है ये पूरे इजराइल को क्रॉस करता है, ये पूरा इजरायली तो है, इजराइल को यहाँ पर क्रॉस करता है। तो इजराइल के जो फाउंडिंग फादर थे जिनका नाम था डेविड बेन गुरियन, तो इनके नाम के ऊपर ही दोस्तों यहाँ पे क्या रखा गया, इस कैनाल का नाम रखा गया। अब बात आती है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की, यह कैनाल हमको किस तरीके से हेल्प कर सकेगा। पहली चीज़, यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास में क्रिएट हो जाएगा, यानी कि स्वेज कैनाल की बजाय एक और रास्ता हमको मिल जाएगा ऊपर यूरोप तक जाने के लिए। अभी जैसे एक प्रॉब्लम हो गई थी, स्वेज कैनाल में जहाज़ अटक गया था, तो काफ़ी दिनों तक व्यापार नहीं चला जब तक वो जहाज़ सीधा नहीं हुआ, सीधा होकर निकला नहीं। ठीक है, तो वो जो व्यापार उस समय पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बड़े बड़े लॉस भी हुए। तो हमारे पास में एक दूसरा रास्ता तैयार होगा कि भाई किसी भी रास्ते में कोई दिक्कत है तो सीधा दूसरा रास्ता अपनाकर यहाँ से निकल सकते हैं, हमारा जो व्यापार है उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। समझ गए। दूसरा, जो इजिप्ट है आज के समय पर, इजिप्ट के पास में एक मोनोपोली पावर है, और आपको पता है हमारी इकॉनमी में जो मोनोपोली होती है वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है एक सिंगल सेलर, यानी कि बेचने वाला एक और ख़रीदने वाले अनेक, यानी कि जो बायर हैं वो सारे के सारे हैं और बेचने वाला एक ही है। अब ये स्वेज कैनाल किसके हाथ में? केवल और केवल इजिप्ट के हाथ में। इजिप्ट की मोनोपोली है दोस्तों इस पूरे स्वेज कैनाल पर। तो हमारे पास में एक दूसरा रास्ता भी होना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये मोनोपोली को तोड़ा जा सके। समझ गए। तीसरा यहाँ पर आप देख पाओगे तो ये गल्फ़ ऑफ अकाबा, क्योंकि हमारा ये नीचे गल्फ़ ऑफ अकाबा दिखेगा, ये पतला सा जो रास्ता है ना, यही है गल्फ़ ऑफ अकाबा। ये गल्फ़ ऑफ अकाबा भी मेडिटेरेनियन सी के साथ में जुड़ जाएगा दोस्तों। ये जुड़ेगा कैसे? यहाँ पे इजराइल का जो ये नेगेव डेजर्ट है, इस पर्टिकुलर रीजन में नेगेव डेजर्ट है, ये डेजर्ट को क्रॉस करके यहाँ पर आप कह सकते हो ये कैनाल निकल कर जाएगा, जहाँ से हम अपने जहाज़ों को निकाल कर ले जा सकते हैं। समझ गए। हमको काफ़ी सारे अलग अलग रूट मिल जाएंगे। ये जो गल्फ़ ऑफ अकाबा है आपको पता होना चाहिए, गल्फ़ ऑफ अकाबा कई सारी कंट्रीज़ के साथ में अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर कर रहा होता है। जैसे इजराइल का एक हिस्सा हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे गल्फ़ ऑफ अकाबा, इधर इजिप्ट हो गया, ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर इस रीजन को शेयर करती हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होगा? कुछ सजेशंस आए, इसमें यह बोला गया कि जो इजराइल है, इजराइल की डिज़ायर या इजराइल की चाहत एक ये है कि वो गाज़ा को पूरी तरह से कंट्रोल करे। गाज़ा क्या है? ये छोटी सी पट्टी आपको दिख रही होगी जिसमें अभी वॉर चल रहा है। तो गाज़ा पट्टी को कंट्रोल करके यहाँ पे जो हमास है बेसिकली उसको पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। और इजराइल के लिए बहुत सारी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि दोस्तों इस कैनाल का फिर बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, तो इजराइल के लिए बहुत सारी प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर खुलती हुई नज़र आएंगी। अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी केवल बात ही है, इसके ऊपर काम कुछ नहीं हुआ है, अगर कंप्लीट किया जाए इसे तो बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा दुनिया भर के व्यापार में, जियोपॉलिटिक्स में। इजराइल का इम्पोर्टेंस दुनिया भर की कंट्रीज़ के लिए बढ़ जाएगा। इजराइल भी यहाँ पर एक, वैसे ही यहाँ पे इजराइल का काफ़ी दबदबा है ऑलरेडी अपने रीजन के आसपास, ये दबदबा और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। इससे एक नया शिपिंग रूट क्रिएट हो जाएगा दोस्तों यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए। इजिप्ट की एक जो मोनोपोली है वो यहाँ पर टूट जाएगी और यहाँ पे हमारे पास में दो पर्टिकुलर रास्ते होंगे जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमें चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, तो आने वाले समय पर देखेंगे कि किस तरीके से जो चार्जेस हैं इनमें भी गिरावट आ जाएगी। तो इससे यहाँ पर जो ट्रेड है वो बेसिकली और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे कम मात्रा में, यानी कि कम पैसे में यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट है, जो आउटपुट है हमारा कम पैसे में, वो बढ़िया निकल कर आएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये सब ना बातें करने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? ये इतना आसान नहीं होगा, इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फंडिंग। अभी इजराइल वैसे ही वॉर में व्यस्त है, लड़ाई चल रही है, उस युद्ध से निपटेगा तभी तो फंडिंग आएगी। लेकिन वो उस फंडिंग में अभी इजराइल को बहुत सारी फंडिंग की ऑलरेडी ज़रूरत है। इजराइल ने अपने फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व भी बेच दिए हैं, तो फंडिंग का चैलेंज है सबसे पहला। दूसरा दोस्तों, इसमें बहुत पैसा चाहिए, लगभग $100 बिलियन का अमाउंट चाहिए। फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लगातार मिलिट्री थ्रेट्स, यहाँ पर कह सकते हो कि जो इजराइल है, इजराइल के आसपास जितने भी कंट्रीज़ है वो इजराइल के अस्तित्व को समझते नहीं हैं।
ठीक है, इजराइल को एक कंट्री नहीं मानते, इजराइल को काफ़ी बड़ा खतरा रहता है। एक बहुत बड़ी जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता होनी चाहिए इजराइल में, वो नहीं है। सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न्स यहाँ पर रहते हैं। इजराइल के खुद यहाँ पर जो हथियार है, आयरन डोम वगैरह, वो एक्टिव रहता है चारों तरफ से, कभी भी मिसाइल गिर सकता है ना। तो ये खतरे जो हैं दोस्तों वो बने रहते हैं। एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सिक्योरिटी। इस पर्टिकुलर रीजन में जो सिक्योरिटी है वो इतनी है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। तो गाज़ा पट्टी भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, अभी रिसेंटली 7 अक्टूबर को गाज़ा पट्टी से अचानक से अटैक हो गया, जिसके बाद ये वॉर स्टार्ट हुआ। तो कभी भी ऐसे अटैक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर व्यापार करना या इस रास्ते से गुजरना इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं रहेगा। समझ गए? तो ये कुछ चैलेंजेस भी हमको नज़र आते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक डेटा हम लोग स्वेज कैनाल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वेज कैनाल भी लगातार यहाँ पर चर्चाएं बना हुआ है। तो स्वेज कैनाल दोस्तों एक मैन मेड वाटरवे है, यानी कि इंसानों ने खुद से यहाँ पर इसको खुदाई करके एक रास्ता खोल दिया है जो कि सीधा मेडिटेरेनियन सी की साइड में जाता है। ठीक है, इस रास्ते को खोला गया था 1869 में, जो कि हमारे अलग अलग एरियाज़ को जोड़ देता है। मेडिटेरेनियन सी को स्पेशली रेड सी से, या कह सकते हो यूरोप को एशिया से जोड़ देता है। ये जो कैनाल है, ये कैनाल यहाँ पर 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट को अलग भी करता है, क्योंकि ये जो कैनाल अगर यहाँ से निकला तो इधर पड़ जाता है हमारा एशिया और इधर हो जाता है अफ्रीका। ठीक है, ये 2 कॉन्टिनेंट्स दोस्तों यहाँ पे अलग भी हो जाते हैं इस कैनाल के माध्यम से। 150 साल पुराना ये कैनाल है। इसको स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज है, वो यहाँ पर कंट्रोल किया करते थे। फिर फ्रांस ने यहाँ पर इसको कंट्रोल किया इसके शुरुआती तौर पर। बाद में यहाँ पर इसको इजिप्ट को सौंप दिया गया 1956 में। तो आज के समय पर भी जो ये स्वेज कैनाल है ये इजिप्ट के हाथ में है, और इजिप्ट यहाँ पर टोल रेवेन्यूज़ है, जैसा हमारे सड़कों पर टोल का पैसा होता है ना, वैसे यहाँ पर जहाज़ निकलने के जो टोल रेवेन्यूज़ वगैरह हैं हमारे जहाज़ों से, वो सब यहाँ पर इजिप्ट कलेक्ट करता है। इवन मैं आपको बता दूं, साल 2021 में आप इमेजिन करना ये अमाउंट, साल 2021 में इसी कैनाल के माध्यम से इजिप्ट को 9.4 बिलियन यूएस डॉलर्स जनरेट हुआ था। इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 9.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। मतलब जो पूरी इजिप्ट की इकॉनमी है, जो जीडीपी है, उसका 2% दोस्तों यहाँ पर। तो इजिप्ट का इकॉनमी का 2% कॉन्ट्रीब्यूशन सीधा यहाँ से 2021 में। ये कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा, क्योंकि व्यापार अभी देशों के बीच में इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जितना व्यापार बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इजिप्ट के लिए पैसा भी यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो स्वेज कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। मतलब आप इमेजिन करो कि 12% जो दुनिया भर का जो व्यापार वगैरह है वो इसी स्वेज कैनाल से हो रहा है। 30% जो दुनिया भर का कंटेनर का ट्रैफिक है वो यहाँ पर ये स्वेज कैनाल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और साल भर में मतलब कह सकते हो कि जो $1 ट्रिलियन तक का जो ये गुड्स हैं वो यहाँ से इस स्वेज कैनाल से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट कैनाल है। एक और कैनाल बन जाएगा तो इससे ऑब्वियस सी बात है इजराइल के लिए भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। समझ गए? इवन आज के समय पर जो भारत है वो ज़्यादातर जितना भी ऑयल, गैस, ये जो सारी चीज़ें हम गल्फ़ कंट्रीज से परचेज़ कर रहे हैं वो भी दोस्तों इसी पर्टिकुलर कैनाल से आ रहा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिल जाती है। प्लस हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपने कपड़े जो है, टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर के मार्केट में, वो भी दोस्तों इसी कैनाल से किया जाता है। समझ गए? तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये आर्टिकल है वो आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। इस ग्रुप में डेली करंट नोट्स PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, दोनों आर्टिकल में जो आर्टिकल है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डेटा है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वहीं से बनेगा। तो आपने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या नोट्स बनाने हैं, क्या नहीं बनाने, इसकी परेशानी यहाँ पे हमेशा सर पर रहती है। वो परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये सारा का सारा जो बैकग्राउंड डेटा है ये आपको PDF के फॉर्म में कन्वर्ट करके इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है। वो PDF जो कि A4 साइज़ में होता है, प्लस प्रिंटेबल फॉर्म में होता है। चाहो तो आप यहाँ पे उस PDF का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, अपने पास में स्टोर करके अपनी टेबल पर रखकर पढ़ सकते हो, या फिर सीधा सीधा आप इसको डाउनलोड करके वहाँ पे पढ़ के डिलीट कर सकते हो। सारा कंटेंट इस ग्रुप में सिक्योर होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों जो ये PDF दिया जाता है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, यानी दोनों मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर इस PDF के फ़ायदे उठा सकते हैं। समझ गए? दूसरी बात, ये जो ग्रुप है इसको ज्वाइन करने का जो अमाउंट है दोस्तों वो जस्ट 499 है, केवल और केवल 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। इस हिसाब से दोस्तों इस ग्रुप का अमाउंट वाकई में बहुत कम रखा गया। इतना पैसा आप इधर उधर खर्च कर भी देते होंगे। मैं गारंटी देता हूँ आप जब ज्वाइन करोगे आपको मतलब कुछ ही दिन में लगेगा यार कि मेरा पैसा रिकवर हो चुका है। इतने बेनिफिट्स इस ग्रुप में हैं।
बाकी दोस्तों अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, कोई भी मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो कि हाँ मुझे कहाँ पर फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी दोस्तों एक बात हमेशा जो मैं बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, रोज़ होता है 5000 लाइक्स का, आप इसको पहुँचा सकते हो। एक सिंपल सी बात है यार, आपको यहाँ पर लाइक के बटन पर प्रेस करने के लिए कोई अमाउंट थोड़ा देना पड़ रहा है या कुछ चार्जेस जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो आप इतना कर सकते हो, आपके लिए फ्री होता है ये सब। लेकिन उससे ना मेरी हेल्प होगी, प्लस यहाँ पर पूरा का पूरा जो हमारा ये कंटेंट क्रिएशन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, हम सबको एक मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। बाकी अगर आप लोग चाहो तो मेरे साथ में आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। नाउ दोस्तों अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इस आर्टिकल को हमने सीधा पीआईबी से लिया है और मैं आपको बता दूँ ये सरकारी डेटा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने यहाँ पर इस डेटा को पब्लिश किया है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया और जो ओपेक कंट्रीज़ हैं दोस्तों, इन देशों के बीच में अभी 6th लेवल की एक मीटिंग हुई है, हाई लेवल मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है? जहाँ पे OPEC का सेक्रेटेरिएट इनका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वीना के अंदर, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया में है। वहाँ पर ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई। इस मीटिंग को को चेयर किया, यहाँ पे काफ़ी सारे जो सेक्रेटरी जनरल है OPEC के वो हैं, कुछ और पर्सन हो गए। इंडिया के यहाँ पे हरदीप पुरी साहब भी यहाँ पर गए थे, ठीक है, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, तो वो भी प्रेजेंट थे यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं, OPEC यानी ओपेक होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकते हैं। करना क्या है, स्क्रीन पर नीचे देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होती हुई चलेगी, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि दोस्तों 6th लेवल की जो हाई लेवल मीटिंग है वो इंडिया और ओपेक कंट्रीज़ के बीच में हुई। ओपेक क्या है? यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये वो देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल के भंडार हैं। ये कच्चे तेल का प्रोडक्शन करके दुनिया भर को बेचते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ का ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ओपेक का नाम देते हैं। तो उनके बीच में जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में दोस्तों यहाँ पे कई सारे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को लेकर आया गया है, स्पेशली ऑयल और एनर्जी के मार्केट को लेकर। सबसे पहली चीज़, इस मीटिंग का एक स्पेशल फोकस था ऑयल और एनर्जी के मार्केट को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इस मार्केट को कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं, ये इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। प्लस इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर बातचीत हुई कि जो ये ओपेक है प्लस जो इंडिया है, ये दोनों मिलकर किस तरीके से अपने रिलेशंस को, अपने कॉपरेशंस को मजबूत कर सकते हैं, इनका कॉपरेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया भर के लिए। इवन यहाँ पे जो वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट है 2023 की, इन्होंने यहाँ पर एक अंदाज़ा ये दिया कि जो भारत है ये दुनिया की तेज़ी से ग्रो होने वाली एक डेवलपिंग इकॉनमी है। हमारा जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, एवरेज लॉन्ग टर्म ग्रोथ 2045 तक वो 6.1% के आसपास होने वाला है। हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो इस एनर्जी की डिमांड में एनर्जी की पूर्ति ये कंट्रीज़ कर सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ये एनर्जी परचेज़ करेंगे तो इन देशों को भी फ़ायदा होगा, प्लस हमारा भी फ़ायदा होगा क्योंकि हम लोग अपने डेवलपिंग स्टेज में रहेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हमको देखने को मिल जाती है और दोनों ही साइड एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है। भारत यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, कच्चे तेल का इंपोर्टर है, हम लोग चौथे लार्जेस्ट ग्लोबल रिफाइनर हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि यहाँ पर इंडिया किस लेवल पर है। तो इस मीटिंग ने कहीं ना कहीं काफ़ी सारे अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट भी किया है, जो इंडिया ने यहाँ पर अलग अलग इनिशिएटिव चलाए हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर में, उसको भी यहाँ पर ये एक्सेप्ट किया है। और ये अग्री भी हो चुका है कि जो अगली मीटिंग होगी वो 2024 में होगी, वहाँ पर भी काफ़ी सारे डिस्कशंस होंगे। तो आज के इस डिस्कशन में क्या हुआ है, ये तो कुछ खास बातें हैं नहीं, लेकिन इससे भी जो खास बात निकल कर आती है वो है ओपेक, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। अगर कहीं से क्वेश्चन बना एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो ओपेक है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन है जिसमें कई सारे देशों की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था बागदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान 1960 में, यानी 1960 के अंदर। दोस्तों यहाँ पर ये जो ओपेक है, ये जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको स्टार्ट किसने किया, इसको किसने बनाया इस पूरे संगठन को? तो बनाने वाले कुछ स्टार्टिंग के 5 कंट्रीज़ थे। कौन कौन था? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जैसे आपको बता चुका हूँ, ऑस्ट्रिया के अंदर वीना में। इस ओपेक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई ऐसे देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन होता है या कच्चे तेल के भंडार पाए जाते हैं, उन देशों को साथ में लेकर आना
ये देश साथ में मिलकर जो पेट्रोलियम के प्राइसेस है वो यहाँ पर सेट कर सकें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन्हीं देश के ऊपर डिपेंड करता है, जो ये प्राइस सेट करेंगे वो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज़ को परचेज़ करना होगा। ठीक है। अब दोस्तों ओपेक में आज के समय पर कितने कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, तो ये सभी देश यहाँ पर इसका हिस्सा हैं, इसके सदस्य हैं, आपने ध्यान में रखना है। फटाफट मैं इनके नाम ले लेता हूँ। अल्जीरिया, एंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला। ये सभी कंट्रीज़ दोस्तों मेंबर्स हैं ओपेक की। ओपेक के अंदर में जितने भी ये देश हैं, दुनिया का जो कच्चा तेल है 30% कच्चा तेल दोस्तों यही देश प्रोड्यूस करते हैं। सऊदी अरेबिया इनमें से सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। हर दिन सऊदी अरेबिया में 10 मिलियन बैरल्स के आसपास दोस्तों ये कच्चा तेल प्रोड्यूस हो रहा है, समझ गए। प्लस यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स भी आती हैं कच्चे तेल को लेकर, और ओपेक ही यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। यानी ये जो बॉडी है यही काफ़ी सारी रिपोर्ट को पब्लिश करती है। कौन कौन सी रिपोर्ट हैं? मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट हो गई, एनुअल स्टैटिस्टिकल बुलेटिन हो गया, और प्लस वर्ल्ड ऑयल आउटलुक हो गया। तो ये सब ओपेक पब्लिश करता है। दोस्तों बात यहाँ पर केवल ओपेक तक नहीं रुकती है, आपको पता होना चाहिए ओपेक के बाद में एक और ग्रुप बनाया गया जिसको नाम दिया गया ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में कुछ और कंट्रीज़ और ऐड कर दी गई। ओपेक के अंदर में कई सारे देश जो मैंने अभी आपको नाम बताया वो कंट्रीज़ तो ऑलरेडी हैं, इसमें ओपेक प्लस में कुछ और कंट्रीज़ को ऐड कर दिया गया, समझ गए। तो ओपेक प्लस में दोस्तों आज के समय पर 13 ओपेक मेंबर्स हो गए। अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान, ये एक्स्ट्रा कंट्रीज़ हैं। ओपेक के वो तो मेंबर्स अलग हैं, ये अलग से देश जोड़ दिए गए ओपेक प्लस में। तो ओपेक प्लस में ये सारी कंट्रीज़ आपको नजर आती हैं। ओपेक प्लस कंट्री दुनिया का जो कच्चा तेल है उसका 40% कच्चा तेल ये ओपेक प्लस कंट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं दोस्तों, समझ गए। तो ये ओपेक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जब आप लोग एडिटोरियल सेक्शन ओपन करोगे तो एडिटोरियल में एक सबसे शानदार एडिटोरियल आपको ये मिलेगा, ये वाला। डायरेक्ट आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। आजकल हम ड्रग्स और इंडिया को लेकर कई सारे केसेस पढ़ भी रहे हैं कि इंडिया में जो ड्रग्स का कंजम्पशन है, जो एडिक्शन है, वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है पॉपीज़ के बारे में। पॉपीज़ कह लो या फिर इसको बोल देते हैं ओपियम। ओपियम जिसको हम लोग हिंदी में अफ़ीम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अफ़ीम। इसको यहाँ पर लोग एज अ नशे के तौर पर यूज़ करते हैं अपने आप को हाई करने के लिए। तो इंडिया में बोला जा रहा है स्पेशली जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये दोनों स्टेट्स को साथ में मिला दें तो ये दोनों स्टेट्स साथ में मिलकर भारत के अंदर जितना भी अफ़ीम का उत्पादन हो रहा है उसका 80% उत्पादन अकेले कर रहे हैं। ये अफ़ीम को लेकर क्या क्या पॉलिसीज़ हैं हमारे देश में, क्या क्या प्रॉपर नियम कानून है, हेल्थ को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कितना प्रॉफिट है, ये सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करे गए हैं, जो कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। बस खाली आपने कान खोलकर सारी चीज़ें सुननी है, एक एक करके आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चलेंगी। दोस्तों यहाँ पे पहले पॉपी या ओपियम, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है पापेवर सोमनीफेरम, और हिंदी में हम इसको अफ़ीम बोलते हैं। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। दोस्तों ये प्रकार की एक मेडिसिनल हर्ब भी है। नशे तो होते ही हैं इससे, लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल लोगों को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए भी किया जाता है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी का काम करती है जिससे कई सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों इस ओपियम के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये अलग अलग प्रकार के एल्कोलाइड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। मॉर्फिन, कोडीन को प्रोड्यूस कर सकता है, और इस चक्कर में जैसे मॉर्फिन वगैरह जैसा ये दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है लोगों को पेन से यानी दर्द से छुटकारा देने के लिए। तो जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन में है ना, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, जो पेन रिलीवर वाली है, दर्द को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ हैं, उसमें यहाँ पर इनका यूज़ होता है। ठीक है, इस ओपियम का यूज़ होता है। प्लस इसके अलावा ओपियम का यूज़ काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स के लिए किया जाता है। दर्द से छुटकारा पाने के लिए तो किया जाता है, उसके अलावा कई सारे प्रकार के पैलिएटिव केयर हो गए, कैंसर पेशेंट्स को यहाँ पर यह दिया जाता है, क्रोनिक पेन सिंड्रोम्स के लिए यहाँ पर यह दिया जाता है। इवन यहाँ पे जो हमारे पास में एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, जितने भी नशे से संबंधित पदार्थ है, जो ड्रग्स हैं, उसके लिए यहाँ पर ये पूरा अग्रीमेंट किया गया 1961 में, और इंडिया भी इसका हिस्सा है। और भारत को भी यहाँ पर एक चांस मिला, और भारत ने भी अपने देश में अलाउ कर रखा है कि हम ओपियम का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अलाउ कर रखा है का मतलब क्या है दोस्तों? कई सारे देश अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर ओपियम का प्रोडक्शन पूरी तरह से बैंड है। आप यहाँ पे ये अफ़ीम की खेती नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में अलाउ है, इंडिया में अफ़ीम की खेती की जा सकती है। लेकिन वो अफ़ीम की खेती केवल और केवल भारत में मेडिसिनल यूज़ के लिए की जाती है, दवाइयों के पर्पज़ के लिए की जाती है। इंडिया इकलौता एक ऐसा देश देखने को मिलेगा जो कि बहुत सारा जो गम ओपियम है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे वर्कर्स हैं वो यहाँ पर इसको अपने हाथों से इसमें से लेटेक्स निकालते हैं। ठीक है, इसके अंदर से जो सफ़ेद कलर का जो एक मटेरियल है, लिक्विड है, वो निकाला जाता है,
और उसी में ही 70% मॉर्फिन प्रेजेंट होता है, जिसका इस्तेमाल हम दवाइयों में कर रहे हैं। और आजकल कई सारे देश ऐसे हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, चाइना है, टर्की है। इन सब कंट्रीज़ में कानूनी तौर पर अलाउ है कि ये सब अफीम का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल मेडिसिनल पर्पस के लिए। जबकि कई सारी कंट्रीज़ में पूरी तरह से कंप्लीटली बैन है, ना ही मेडिसिनल पर्पस के लिए ना ही किसी और पर्पस के लिए आप ओपियम ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया और बाकी कुछ कंट्रीज़ में अलाउ कर रखा है। और भारत में दोस्तों यहाँ पर ये जो अलाउ किया गया है, हम लोग यहाँ पे सारा एक्सट्रैक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। ये सब कुछ किया जाता है कंट्रोल वे में। इन सब को कंट्रोल कौन करता है? एक डिपार्टमेंट, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। फिर बात आती है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की, जैसे हम बात कर भी रहे थे अभी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर हैं। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तीनों स्टेट्स लंबे समय से और पुराने ज़माने से ओपियम को ग्रो करने के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओपियम को ग्रो करने का लेकर जो लाइसेंस है दोस्तों, वो यहाँ पर अलाउ किया गया, वो लाइसेंस वगैरह दिया जाता है। हर साल ये लाइसेंस मिलता है। कौन देता है लाइसेंस? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स प्रोवाइड करवाता है, ताकि इसका प्रोडक्शन किया जाए, लेकिन केवल और केवल मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, दवाइयों के लिए। अब भारत में दोस्तों ये ओपियम प्रोडक्शन किस लेवल पर है, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अफीम किस लेवल पर प्रोड्यूस किया जाता है? तो दोस्तों इंडिया जो है ना, 15th सेंचुरी से एक सबसे बड़ा कंट्री बना हुआ है जहाँ पर पॉपीज़ सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इतिहास में भारत एक समय पर मोनोपोली हुआ करता था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो एस्टेब्लिश हुई भारत के अंदर में, धीरे धीरे अंग्रेज़ों का शासन आया उसके बाद। तो इसी कंपनी ने क्या किया कि जो मोनोपोली है पॉपी की, वो यहाँ पर अपने हाथ में ले ली कि भाई इंडिया में केवल और केवल ये जो अफीम है इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। मुगल एम्पायर उस समय पर ख़त्म हो रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को पसार रहा था पूरे देश भर में। जो पूरा व्यापार है वो सब यहाँ पर कह सकते हो सरकार के कंट्रोल में ले आया गया। 1873 तक अंग्रेज़ों ने अपने कंट्रोल में ले लिया पूरा का पूरा व्यापार इस ओपियम का। फिर जब बाद में देश आज़ाद होता है 1947 में, तो देश की आज़ादी के बाद में दोस्तों ये सारा का सारा जो कल्टीवेशन है ओपियम का, ये सब भारत सरकार को सौंप दिया गया। और भारत सरकार के पास में ये सारा का सारा मामला आया एक एक्ट के माध्यम से। और वो एक्ट कौन कौन सा है? द ओपियम एक्ट 1857, ओपियम एक्ट 1878 और डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। तो दोस्तों इन सब कानून के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दिया गया सारा का सारा व्यापार इस ओपियम का। और आज के समय पर जो ये पॉपी और ओपियम है, इसका जो कल्टीवेशन हो रहा है, इसकी जो प्रोसेसिंग है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? दोस्तों इसका जो कल्टीवेशन, इसका उत्पादन वगैरह सब कुछ एक पर्टिकुलर नियम कानून के तहत किया जाता है। वो है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स। इन नियम कानून के तहत सारा काम किया जाता है। अब भारत में ओपियम की प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसको लेकर बिल्कुल सख्त कानून है। ठीक है, क्योंकि इसी प्रोसेसिंग के दौरान दोस्तों यहाँ पर इससे नशे किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़, तो पहली चीज़ यह है कि इसका एक एडिक्शन लग सकता है, इसकी लत लग सकती है लोगों को। इस वजह से यहाँ पर कंट्री में इसको रेगुलेट किया गया है और कुछ ही रेगुलेटेड कंडीशंस में इसको ग्रो किया जाता है। इसलिए यहाँ पर लाइसेंसिंग पॉलिसी भी है कि हर साल लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, और लाइसेंस देने के लिए कई सारे क्राइटेरिया होते हैं कि भाई मिनिमम इतना एरिया में यहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पर इतने एरिया में ये पर्सन ग्रो कर सकता है ना। कुछ फार्मर्स को जो ये ग्रो कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिल जाता है अगर वहाँ पे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो लाइसेंस है वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और एट द लास्ट दोस्तों इलिसिट कल्टीवेशन, जो अवैध तरीके से कल्टीवेशन है, उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया इंडिया के अंदर में। ठीक है, सरकार सैटेलाइट की इमेजेस इस्तेमाल करती है, चेक करती है कि भाई यहाँ पर कहीं फालतू में या अवैध तरीके से प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका प्रोडक्शन करके उसको लोगों में बांटा जाए या फिर कह सकते हो उसको ब्लैक मार्केटिंग करके उसकी तस्करी की जाए, नशे के लिए यहाँ पर बेचा जाए। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटर करने का काम किया जाता है। समझ गए। इसकी प्रोसेसिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो कई सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में है, मध्य प्रदेश के नीमुच में भी यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर इन ओपियम को भेजा जाता है और वहाँ पर इसका एक्सट्रैक्ट करके जो इसका मटीरियल है वो निकाला जाता है। और जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि दोस्तों इसके जो यूज़ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि इस ओपियम का इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसका एक तो पॉजिटिव यूज़ भी होता है। पॉजिटिव यूज़ कैसे होता है कि भाई ओपियम एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि पॉपी सीड से निकल कर आ रहा है। स्पेशली यहाँ पर जब इंसान को दर्द होता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उस पेन को दूर करने के लिए इस ओपियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस यहाँ पे इसको जो एक्सट्रैक्ट हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन वगैरह, इनको पेन किलर्स में ऐड किया जाता है। कैंसर के पेशेंट्स को यहाँ पर दिया जाता है। प्लस इसमें एक और चीज़ होती है कोडीन। कोडीन यहाँ पर जो कफ होता है, लोगों के कफ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके पॉजिटिव यूज़ हैं। और पॉजिटिव यूज़ के साथ साथ दोस्तों इसके कुछ नेगेटिव यूज़ भी हैं। कुछ यहाँ पर कह सकते हो बहुत ही बुरा भी हो सकता है लोगों के साथ में। जैसे ये जो ओपियम है इसका यूज़ करते हैं लोग इसको स्मोक करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, ड्रिंक भी कर लेते हैं। इवन यहाँ पर दवाइयों के तौर पर भी यहाँ पर लोग खा लेते हैं इसको।
किस लिए? केवल और केवल अपने आप को हाई करने के लिए, नशा करने के लिए। क्योंकि ओपियम के अंदर में कई सारी एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक इंसान को इस ओपियम की लत लगा सकती हैं। इस चक्कर में दुनिया भर में ओपियम को ज़्यादातर कंट्रोल किया गया, रेगुलेट किया गया, प्रॉपर इसके लिए नियम कानून रखे गए। क्लियर हो गया? आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। एक पूरा पेज घेर के बैठा था ये आर्टिकल, इसमें से कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर दी है। चलिए, ये आप देख पाओगे ओपियम कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ऊपर यहाँ पर ये बॉल सा शेप आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। बहुत सारा ओपियम दुनिया भर में, प्लस मैक्सिको, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन सब देशों में। आप देखोगे अफगानिस्तान में कितने बड़ी जगह पे उगाया जाता है। 2018 का डेटा है ये। 2018 में आप देख पाओगे अफगानिस्तान टॉप पर है भाई, सबसे ज़्यादा ओपियम का प्रोडक्शन यहीं पर हो रहा है। म्यांमार सेकंड नंबर पर है, और इंडिया जो है यहीं पर आ जाता है इन देशों के बीच में। एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ म्यांमार। इस चक्कर में भारत में भी दोस्तों यहाँ पर जो ये ड्रग्स हैं वो काफ़ी तस्करी होती है। इस चक्कर में इंडिया में भी ड्रग्स का एडिक्शन बढ़ता रहता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आते हैं अगले एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल या आर्टिकल ऑफ द डे। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ये एडिटोरियल क्या होता है और कैसे पढ़ा जाता है वो आज आपको इस आर्टिकल से भी समझ में आएगा, जैसे मैं कई बार समझाता हूँ। एडिटोरियल में ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आप केवल और केवल कोई राइटर ने कुछ भी लिख दिया आप वो पढ़ लो। ऐसा कई बार होता है, कभी कभी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। अभी मैंने परसों एक आर्टिकल डिस्कस किया था, है ना। मतलब कभी कभी आप देख पाओगे द हिंदू में लंबे समय से ना जो काफ़ी एडिटोरियल हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ ही एडिटोरियल बहुत काम के आ रहे हैं, जब बहुत काम के होते हैं तो मैं पूरा पढ़ाता हूँ। और आज इजराइल हमास वॉर, ये वो इन सब चीज़ों को कवर किया गया है। वो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही डिस्कशन हो चुका है। ये कुछ काम की चीज़ है जो आपको मेंस में सीधा हेल्प कर सकते हैं, इंटरव्यू में हेल्प कर सकते हैं, इवन प्रीलिम्स में हेल्प कर सकते हैं, तीनों स्टेजेस में हेल्प कर सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स में जो प्रमित भट्टाचार्य हैं, इन्होंने इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है। ये क्या बात करते हैं? द वेलफेयर प्रोग्राम इकोनॉमिस्ट लव टू हेट। क्या है पूरा मैटर? जो सरकारी स्कीम्स होती हैं, सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों के कल्याण करने के लिए यहाँ पर जो प्रोग्राम सरकार लेकर आती है, इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में इसका कितना गलत तरीके से यूज़ होता है वो भी समझाया गया है। तो एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है मैं कहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। बस आपने कान खोलकर मज़ेदार तरीके से सारी चीज़ों को सुनते हुए चलना है। ये आप लोग स्क्रीन पर नीचे की साइड में सारा डेटा देख पा रहे होंगे, फ्रॉम वेलफेयरिज्म टू वेलबींग। तो दोस्तों यहाँ पे ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया? जो हमारे राइटर हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि कई सारी रिसर्च हमको ये दिखाती है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ये स्कीम जिसका मेन मकसद है कि जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनको 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करवाना, उनके लिए यहाँ पर कुछ इनकम वगैरह जनरेट करना। तो कई सारे रिसर्च ने ये दिखाया कि जो एमजी नरेगा है वो आज के समय पर सही से काम नहीं कर रही है, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, लोग छोड़ रहे हैं, है ना। बहुत सारा क्रिटिसिज्म यहाँ पे दोस्तों इस स्कीम को लेकर देखने को मिला। लेकिन राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं भाई कितना भी क्रिटिसिज्म कर लो, लेकिन आप ये बात नहीं टाल सकते कि इस एमजी नरेगा ये जो वेलफेयर स्कीम है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगी पर पड़ा है। काफ़ी लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, उनकी इनकम जनरेशन हुआ है, उनका ओवरऑल जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हुआ है। तो रिसर्चर यहाँ पर यही बोलते हैं, राइटर यही बोलते हैं कि जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है भारत के ऊपर, भारत की वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर, ऐसी जनसंख्या जो काफ़ी पीछे है। लेकिन यहाँ पर इन वेलफेयर स्कीम्स का गलत यूज़ भी हो सकता है। दोनों ही एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि आखिरकार ये वेलफेयर स्कीम्स होती क्या हैं। दोस्तों वेलफेयर स्कीम का मतलब क्या होता है? सरकार की स्कीम या सरकारी प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हमारे देश के कुछ ऐसे लोग जो कि एक डिसएडवांटेज पॉपुलेशन है, जो कि बहुत पीछे रह गई है, उनको बराबर में लेकर आना, उनको सपोर्ट करना, इकोनॉमिक सपोर्ट करना, सोशल सपोर्ट करना, हेल्थ का सपोर्ट करना, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। ये अगर सरकार किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम या स्कीम से कर रही है तो वो प्रोग्राम या स्कीम क्या कहलाएगा? वेलफेयर प्रोग्राम या वेलफेयर स्कीम। अब इंडिया में पब्लिक वेलफेयर है कैसा, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के अंदर में जो पार्ट नंबर 4 है यहाँ पर बताया गया है, और पार्ट नंबर 4 के अंदर आपको पता है जहाँ पे डीपीएसपी के बारे में डिस्कशंस किए गए, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें बोला गया है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और इसके लिए कई सारे एफर्ट्स, कई सारे कानूनी एफर्ट्स हम लोगों ने लगाए हैं कि भाई जैसे इंडिया में प्रैक्टिस चली है इतिहास में, फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, ज़बरदस्त इस तरीके से लोगों को फोर्स लेबर करना, ज़मींदारी सिस्टम, इनको ख़त्म करने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए कई सारे प्रकार के एफर्ट्स भी लगाए, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। समय के साथ में सरकार ने अलग अलग फेयर प्राइस शॉप्स बनाई,
इंपॉर्टेंट और ज़रूरतमंद जो सामान है, कमोडिटीज़ है, उसको सस्ते दाम में जो डिसएडवांटेज सोसाइटी है, जिनके पास में कुछ नहीं है या सपोर्ट नहीं है, उनको यहाँ पर ये एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर जो रिजर्व सीट्स हैं उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया अलग अलग मेजर्स के तौर पर। गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, लोकसभा, विधानसभा, हर जगह पर यहाँ पर दोस्तों ये रिजर्वेशन है वो रखे गए ताकि एक इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके हमारे ओवरऑल कंट्री के अंदर। ये सब काम अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से भी किया जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहाँ कहाँ पर एक चीज़ एग्जैक्टली मेंशन है। अब राइटर बोलते हैं कि देखो, यानी कि वेलफेयर स्कीम के कई सारे लोग तो बोल सकते हैं यार इसके नुकसान है। हाँ, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको दोनों एस्पेक्ट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि भाई अगर ये चीज़ है, इसके अगर फ़ायदे हैं तो मैं केवल एक तरफ बायस ना हो कि भाई फ़ायदे ही रहेंगे बस। दोस्तों नुकसान भी हैं, या इस चीज़ के नुकसान है तो केवल नुकसान ही नहीं, उसके फ़ायदे भी हैं। दोनों एस्पेक्ट्स अगर आपने यहाँ पर इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू अपना ब्रेन में बना लिया कि हाँ भाई इसका अगर ये वाला फ़ायदा तो इसका ये नुकसान हो सकता है, तो आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन यहाँ पर कोई नहीं हो सकता। आप हर चीज़ को सोच समझ के परखोगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इंडिया के अंदर में, इसके फेवर में कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं, यानी कुछ लोग इसके फेवर में। अब वो फेवर वाले लोग क्या बोलते हैं ज़रा ये समझ लेते हैं। पहली चीज़ कि भैया जो स्कीम है बहुत ज़रूरी है, इससे गरीबी दूर हो सकती है। और सही बात है, वेलफेयर स्कीम यहाँ पर इसलिए तो चलाई जा रही है। फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा चलाया गया लोगों की गरीबी दूर करने के लिए। जो अनस्किल्ड लेबर हैं, जिनको कोई काम अभी आता नहीं या कोई स्किल्स उनके पास में है नहीं, उनको यहाँ पर एक मजदूरी करवाना, रोजगार देना, उनको उनकी मजदूरी प्रोवाइड करवाना। तो वेलफेयर स्कीम का मेन मकसद क्या होता है? गरीबी को दूर करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देके, लोगों के लिए रोजगार जनरेट करके या इंपॉर्टेंट सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवा कर। तो जो वेलफेयर सर्विसेज या वेलफेयर स्कीम्स दोस्तों जो होती हैं, ये यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम यानी जो गरीबी है इससे लड़ने में काफ़ी मदद करती हैं। दूसरा जो यहाँ पर इसका फेवर है वह है सोशल इक्विटी, बहुत इंपॉर्टेंट। समाज के अंदर में बराबरी पर लोगों को लेकर आना। वेलफेयर स्कीम्स का मेन मकसद होता है कि भाई जो लोग पीछे रह चुके हैं, डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं, उनको वेलफेयर स्कीम के फ़ायदे देके सोसाइटी में जो बाकी सारे लोग आगे निकल रहे हैं उनके बराबर लेकर आना। इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करें, इक्वालिटी को अपनाना। कैसे? इन स्कीम्स के माध्यम से लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, अवसर देना, एजुकेशन का, रोज़गार का, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस का, जिससे यहाँ पर क्या होगा, लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो फेवर है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है दोस्तों, इनका अक्सर मेन फोकस होता है एजुकेशन पर कि भाई फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री स्किल डेवलपमेंट। ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे यहाँ पर एक इंसान का खुद का विकास होगा। उसको यहाँ पर मान लो एजुकेशन मिल रही है सस्ते दाम में, उसका इलाज प्रॉपर हो रहा है सस्ते दाम में, स्किल्स उसको मिल रही हैं, तो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट हो रहा है ना। और उसका डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे सभी का डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल पॉपुलेशन का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो हेल्थ फोकस वेलफेयर स्कीम्स है, लोगों की हेल्थ को इंप्रूव कर रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो ओवरऑल ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए भी ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि एक इंसान यहाँ पर दुरुस्त रहेगा, काबिल रहेगा काम करने के लिए, है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारी इकॉनमी के अंदर में काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन भी करेगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये भी एक फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो चैलेंजेस है लोगों के अंदर में, सोसाइटी में स्पेशली, वो चैलेंजेस को एड्रेस करके जो ये वेलफेयर स्कीम्स हैं ये सोसाइटी में एक स्थिरता बनाती हैं, सोसाइटी में शांति बना के रखती हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर उनको सपोर्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ाकर सबके बराबर में लेवल में लेकर आना, सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनेगी। फिर एक और फ़ायदा यह है वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। वेलफेयर स्कीम एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती हैं। मान लो यहाँ पर इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोविड आया, कोविड के दौरान यहाँ पर सरकारी स्कीम्स के माध्यम से ही तो लोगों को फ़ायदा मिल रहा था, चाहे वो हेल्थ केयर हो गया या चाहे आप कह सकते हो कि लोगों को फूड मिल रहा था फ्री में, समझ गए। या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उस समय पर यहाँ पे हेल्प मिल जाती हैं। तो क्राइसिस के दौरान यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए दोस्तों ये वेलफेयर स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो वो लोग थे जो कि फेवर में सोचते हैं कि हाँ भैया वेलफेयर स्कीम्स के ये फ़ायदे हो सकते हैं। अब राइटर बोलते हैं कि देखो फ़ायदे तो हैं, ठीक है, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं, हमें दोनों तरफ सोच के चलना है। तो वेलफेयर स्कीम्स के अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट्स है फटाफट वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्गूमेंट, डिबेट ऑन वेलफेयर स्कीम वर्सेस फ्रीबीज। कई बार क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि वेलफेयर स्कीम फ्रीबी की तरह है, यानी सरकार फ्री में लोगों को जो प्रोवाइड करवा रही है इससे लोग कुछ करेंगे नहीं, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि सरकार हमें देती रहेगी, हम खाते रहेंगे, काम चलता रहेगा, और ये फ्रीबीज देश को ले डूबेगी, ये लोग का कहना है। तो डिबेट होने लगती है भाई फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स को लेकर, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है क्या हम वेलफेयर स्कीम को फ्रीबी बोल सकते हैं या फिर हम फ्रीबी को वेलफेयर स्कीम बोल सकते हैं। इसमें अभी भी एक बहुत बड़ी डिबेट रहती है दोस्तों। क्यों? एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की,
उस नीति आयोग की रिपोर्ट ने, सरकार की रिपोर्ट ने खुद फ्रीबीज को क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है फ्रीबीज की। सरकारें लैपटॉप बांट रही हैं और वो जो लैपटॉप बांटा क्या है वो किसी काम का है नहीं लोगों के लिए। आपने एक बेकार क्वालिटी का लैपटॉप भी बांटा है जो कि लोगों की लाइफ में कोई ज़्यादा वैल्यू ऐड कर भी नहीं रहा है। इसके बजाय जो पैसा आपने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया लैपटॉप पर, इससे आप स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर की क्वालिटी, लर्निंग आउटकम्स को बढ़ा सकते थे। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट रहता है। सेकंड है फाइनेंशियल बर्डन। लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स रहेंगे, सरकार इतने सारे प्रोग्राम्स चलाती रहेगी, लोगों को सपोर्ट करती रहेगी, फ्री में खाना देती रहेगी, तो इससे सरकार के ऊपर जो बर्डन है वो तो बढ़ेगा। सरकार अपनी जेब से थोड़ी ना दे रही है, वो भी यहाँ पे लोगों का पैसा है, टैक्स पेमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो गवर्नमेंट के ऊपर में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा और लास्ट में सरकार का जो बजट है वो बिगड़ जाएगा, और बजट बिगड़ जाएगा तो उन्हें लोन लेना पड़ेगा बाहर से। तो हालात श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे यहाँ पे होने लगेंगे। समझ गए? ये यहाँ पर अगेंस्ट में आर्गूमेंट है। कुछ लोग का आर्गूमेंट यहाँ पर यह है कि जो ये लंबे समय तक कभी कभी बहुत लंबी वेलफेयर प्रोग्राम्स जो चला दी जाती हैं, इससे यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, कई बार लोग ये समझते हैं कि यार अब हमें ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट की साइड से तो मिल ही रहा है, क्या करना है कुछ करके। ये जो सोच है फिर ये बहुत खतरनाक हो जाती है। तीसरा अगर आप देखोगे वह है डिपेंडेंसी कल्चर। ठीक है, डिपेंडेंसी कल्चर में अगर आप लोग देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं, जब इस तरीके से उनको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता है गवर्नमेंट की साइड से बिना कुछ करे, तो वो इंसान मेहनत करना तो भूल गया समझो। ठीक है, अगर आपको भी यहाँ पर सारी चीज़ें, आप जो कहो वो सब कुछ मिलता रहे, अगर किसी के साथ में भी ऐसा होता रहे, भाई उसे कुछ करना ना पड़े, तो क्या वो मेहनत कभी करना सीखेगा ज़िंदगी में? उसको पता है यहाँ पर ये क्या मेहनत होती है, कैसे किया जाता है, क्या स्किल्स होती हैं, कुछ नहीं पता। तो इसके चक्कर में जो कल्चर है वो डिपेंडेंसी वाला बन जाएगा, लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। और एट द लास्ट जब सरकार कोलैप्स करेगी, यानी कि सरकार के पास में फंडिंग की कमी होगी, उनको लेना पड़ेगा, तो इससे यहाँ पर आप देख पाओगे प्रॉब्लम्स हमारी ऑलरेडी पॉपुलेशन में आने लगेगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देश है वो भी यहाँ पर फेलियर की साइड में बढ़ेगा। कई सारी कंट्रीज इसी तरीके से गुजर रही हैं। फिर एक और बहुत बड़ा चैलेंज है करप्शन एंड लीकेज। क्या चैलेंज है भाई? अगर वेलफेयर स्कीम सरकार इंप्लीमेंट भी करती है, हज़ारों करोड़ रुपया दिया जाता है, लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कई बार इसमें से भी पैसा पीछे के समय पर मार लिया जाता था। बड़े बड़े यहाँ पर जो मिनिस्टर्स है बीच में, वो आधा पैसा तो खा लेते थे, लोगों तक तो बाद में पहुँचता था। आपको पता होगा कई सारे केसेस अभी यहाँ पर कुछ फ्रीबीज बांटी गई थी कॉलेज की साइड से, कुछ कॉलेजेस ने दी, कुछ कॉलेजेस ने नहीं दी। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। समझ गए? फिर एक आती है यहाँ पर इनएफिशिएंसी एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ चिंताएं हैं वेलफेयर बेनिफिट्स को लेकर। ये जो वेलफेयर बेनिफिट्स है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? ये कहीं ना कहीं दोस्तों कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर भी है, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना, लोगों तक पहुँचाना काफ़ी बार मुश्किल हो जाती है। कभी कभी यहाँ पर देरी भी हो जाती है, या कभी किसी लोगों को कोई लोग कवर हो जाते हैं स्कीम में, कोई लोग कवर नहीं हो पाते, तो सबको फ़ायदे मिल भी नहीं रहे। तो इससे भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इससे मार्केट डिस्टॉर्शंस भी हो सकते हैं, ऐसा बोला गया। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये आर्ग्यू करना है कि भाई यहाँ पर जो वेलफेयर मेजर्स हैं, सरकार इस तरीके से पैसों का सपोर्ट या लोगों को सपोर्ट करेगी, तो इससे हमारी जो नेचुरल तरीके से इकॉनमी चल रही है, वो नेचुरल प्रोसेस कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ का आर्ग्यू करना यहाँ पर यह है कि भाई इससे इन्फ्लेशन हो सकता है, महंगाई हो सकती है। आप बहुत सारा पैसा अगर आप इकॉनमी के अंदर में इंजेक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इससे महंगाई बढ़ेगी। फिर एक और बात आती है, वो है पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन। काफ़ी सारे क्रिटिक्स का, लोग जो आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो इन वेलफेयर स्कीम का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल गेन के लिए। ये तो हम सबको पता भी है। भाई ये स्कीम्स लेकर आई जाती हैं, भाई फ्री में ये प्रोवाइड करवा देंगे, फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, है ना, खाना पानी बिजली सब कुछ फ्री में दे देंगे। तो ये किस लिए है? ताकि वो सरकार वापस से आए। वो अपने वोटर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इससे जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं सरकार के ऊपर में। जिनको ज़रूरत नहीं है मतलब इन चीज़ों की, वो भी यहाँ पर इन चीज़ों को पूरा ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ इन स्कीम्स का कई बार गलत यूज़ भी हो रहा है। अगर आप देखोगे, है ना, कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है, आज के समय पर ऐसे ही हैं ज़्यादातर लोग, और कहीं ना कहीं वो भी उस स्कीम के पूरे फ़ायदे उठा रहे हैं, और उनकी वजह से जो पीछे यहाँ पर जो गरीब है वो रह जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इक्वालिटी के तौर पर इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा रहा है ना। जो पैसा खर्च कर देना चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए, बट वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने आप को वापस सत्ता में लाने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तमिलनाडु का। यहाँ पे आप देख पाओगे एक सर्वे हुआ था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का। उस सर्वे के अंदर ये दिखाया गया
41% वोटर्स, आप इमेजिन करो, 41% वोटर उस पर्टिकुलर रीजन के, आधे ही हो गए करीबन करीबन। 41% वोटर जो तमिलनाडु के अंदर में हैं वो फ्रीबीज को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। उनका कहना है हमारे लिए फ्रीबीज सब कुछ है, हमको सरकार फ्री में देगी, जो फ्री में देगा उसको हम वोट देंगे। 41%, बहुत बड़ा नंबर हो गया दोस्तों ये, समझ गए। तो इस तरीके के फिर सिनेरियो हो जाते हैं, ऐसे ही डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। फिर जो फ्री में देगा वो यहाँ पर सत्ता में आएगा, और फिर यहाँ पर वो इंसान जो फ्री में दे रहा है वो भी देश का ही पैसा है, और वो फ्री में इस तरीके से देता रहेगा और देश के ऊपर कर्जा चढ़ाता रहेगा। समझ गए। कहीं ना कहीं वही पैसा अगर डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा जाता, उससे यहाँ पर स्किल्स देते लोगों को, उससे अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाती तो लोगों के लिए रोज़गार ही बढ़ता, पैसा तो जनरेट होता, देश की इकॉनमी बढ़ती। समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पर अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अब एट द लास्ट यहाँ पर वे फॉरवर्ड की हमारा क्या सोल्यूशन हो सकता है। राइटर बोलते हैं क्या इसका उपाय हो सकता है। चलो ये समझते हैं कैसे हम वेलफेयर से वेलबींग की तरफ बढ़ सकते हैं। पहली चीज़, हमें वेलफेयर और फ्रीबीज इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करके दोनों को सेपरेट करके डिफाइन करना होगा। फ्रीबीज हमें समझना होगा, फ्रीबीज दोस्तों क्या है और वेलफेयर क्या है। वेलफेयर वाकई में लोगों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस इंसान को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, मोस्ट नीडेड पर्सन है, उनके लिए यहाँ पे वेलफेयर दी जाए और फ्रीबीज को ना दिया जाए। फ्री में जो सामान दिया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों इसको रोका जाए। इसके बीच में एक प्रॉपर डेफिनेशन लाने की ज़रूरत है। दूसरा, प्रायोरिटाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि हमें प्रॉपर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। केवल ये नहीं कि पैसा फ्री में देते रहो, फ्री में सपोर्ट करते रहो। नई नीतियाँ होनी चाहिए जो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें। इससे यहाँ पर फाउंडेशन मजबूत होगा, इससे लोग मजबूत होंगे, मेहनत करना सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, कमाएंगे और देश ग्रो करेंगे। तीसरा, एंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आपको यानी सरकार को बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना चाहिए, इनोवेशंस को प्रमोट करना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाना चाहिए जिससे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ग्रो करें, छोटे छोटे यहाँ पर स्टार्टअप्स वगैरह एस्टेब्लिश हों। प्लस जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पर और ज़्यादा सशक्त बनाना, मजबूत करना, जो लोकल कम्युनिटीज़ है स्पेशली उनकी ज़रूरतों को यहाँ पर पूरा करना। समझ गए। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशंस का हम लेकर पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर्स उनको कोलैबोरेशन करवा सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट की जो पार्टनरशिप्स होती हैं ये साथ में मिलकर नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से लोगों को प्रॉपर बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। समझ गए। तो ये था हमारा पर्टिकुलर आर्टिकल। नाउ फटाफट आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, इंटरेस्टिंग है, तो आप बढ़िया सा आंसर जो है लिख सकते हो। क्वेश्चन ये बोलता है व्हाट आर द की चैलेंजेस एंड डिबेट्स सराउंडिंग द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर पॉलिसीज़ इन इंडिया। जितनी भी वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं भारत के अंदर में, यानी कल्याणकारी नीतियां हैं, इनको लागू करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या डिबेट्स हमको देखने को मिलती हैं, क्या क्या चुनौतियां हमको देखने को मिलती हैं, पहले तो ये बताना है। फिर लास्ट में आपने कुछ पॉलिसी यानी अपनी साइड से कुछ रणनीतियां आपने बतानी है कि किस रणनीति को अपनाकर हम पूरे व्यक्ति का या पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। यानी वेलफेयर पॉलिसीज़ की बजाय हम देश के होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं, यह आपने बताना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से समझकर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। भारत में कल्याणकारी नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और बहस क्या है, ये बताना है। ऐसी नीतिगत रणनीतियों का सुझाव दें जो देश में व्यक्तियों और समुदायों के समग्र विकास को सशक्त बना सकें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो, लेकिन अपने आंसर को सबमिट करने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों ने क्या करना है, दो आंसर्स रिव्यू करने हैं। अगर आप लोग सभी लोग दो आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस तरीके से पूरा ग्रुप कोऑपरेटिव वे में काम कर रहा है। क्लियर हुआ? तो मज़ा आया आज के डिस्कशन में, कितना कुछ हमको जानने को मिला है। वही रिपीटेड चीज़ें बार बार पढ़ने से अच्छा है कभी कभी यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जब मैंने पढ़ा ना यार, मुझे खुद काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी, इंपॉर्टेंट लगी, तो मैं वो यहाँ पे डिस्कशन करना सही समझा। बाकी आप देखोगे आज के न्यूज़पेपर में तो एक आर्टिकल ये मिल जाएगा कि भारत ने अपना एक टारगेट रखा है कि जो हमारी टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं उसको हमें $40 बिलियन तक पहुँचाना है।
तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक स्टेटमेंट आया है कि 2030 तक भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को $40 बिलियन तक पहुंचाना है, ठीक है। और आज के समय पर वो $23 बिलियन तक है। यानी हमारे कपड़े सेक्टर की बात की जा रही है, टेक्सटाइल यानी कपड़ा सेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा पीछे है आज के समय पर। उसको ग्रो करना, उसको लेवल पे लाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम पिछले कुछ समय पर टेक्सटाइल के मामले में सफ़र भी किए हैं दोस्तों। ये बात यहाँ पर बताई गई। अब टेक्सटाइल को लेकर कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर यह हैं, ठीक है, कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, ये सेक्टर जो है भारत की इकॉनमी में डायरेक्टली 2.3% का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। सबसे बड़ा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, खेती बाड़ी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, ठीक है। और खेती बाड़ी के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो टेक्सटाइल सेक्टर है, जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। हम एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट से बहुत सारा पैसा जनरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर इन कपड़े के उत्पादन के मामले में भारत छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। 6% ग्लोबल शेयर हम लोग यहाँ पर देते हैं। हम लोग सबसे बड़े कॉटन और जूट के प्रोड्यूसर भी हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पर इंडिया को इसके ऊपर एक स्पेशल फोकस भी करना चाहिए। फिर आप देख पाओगे एक और रिपीटेड आर्टिकल है कि भाई पीएम मोदी ने यहाँ पर वॉर्न किया है डीप फेक्स के खिलाफ में। डीप फेक क्या होता है भाई? किसी का बिल्कुल एक नकली फ़ोटो क्रिएट कर देना, एक नकली पिक्चर बना देना, लेकिन उस नकली और असली में आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे भाई कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो पीएम मोदी ने बोला कि देखो, अभी आपको पता होगा हाल ही में केस निकल कर आया था रश्मिका मंदाना का, है ना। उनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हो चुका था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फिर बीच में यहाँ पर कुछ और एक्ट्रेसेस के जो वीडियोज़ हैं वो भी वायरल हुए हैं, जो कि फेक हैं, गलत हैं। और उसी बीच यहाँ पर पीएम मोदी भी बीच में आता है और पीएम मोदी ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि डीप फेक का मैं भी शिकार हो चुका हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है कि डीप फेक क्या है, और इससे बचने के लिए हमारे पास में जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे पास में आईटी रूल्स वगैरह ऑलरेडी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो जो वायरल डीप फेक वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर इसके खिलाफ हमें एक वार्निंग देनी होगी, प्लस यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी यहाँ पे अपने अंदर एक सुधार करना होगा। समझ गए? तो ये बात है। वैसे आप इसके ऊपर एक ऑलरेडी आंसर राइटिंग भी कर चुके हो, आपको याद भी होगा। समझ गए? तो ये था हमारा प्रॉपर और पूरा का पूरा डिस्कशन। बाकी पेड ग्रुप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर कर चुका हूँ। आप वहाँ से पढ़कर अपना जो ग्रुप वगैरह है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। फटाफट आते हैं आज के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लेकर जो दो स्टेटमेंट्स है, बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारे स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लेकर, ठीक है। ये जो स्कीम है ये हमारे SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, इनके अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है। इनको रीफाइनेंस मिलता है सिडबी की साइड से, ठीक है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। अच्छा, हमें डिस्कशन कुछ इस तरीके से रखना चाहिए, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं, आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपनी राय को रख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।